जय श्री राधे बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लेकर चल रहे थे सेकंड एक्सरसाइज इनवर्स फंक्शन, जिसमें हमने कुछ बेसिक जानकारी पिछली क्लास से कल ली थी। उनके ऊपर कल हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रांत और परिसर तक की टेबल बना चुके थे। अब हम आज उससे आगे चलते हैं। तो ये हमने कल टेबल बनाई है पिछले वीडियो में, और हम ये भी कल चर्चा कर चुके हैं कि y इक्वल्स टू साइन एक्स जो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, उसे इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे साइन को इस तरफ लेकर चलेंगे तो साइन इनवर्स y इक्वल्स टू बनेगा x। कल हमने बात की कि जहां ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में x प्रांत था वो अब इनवर्स में परिसर बन चुका है, और जो वहां परिसर था y वो अब इनवर्स फंक्शन में प्रांत बन चुका है। तो अभी हमने ये जो टेबल बनाई है, इस टेबल में प्रांत और परिसर को हम इनवर्स के लिए चेंज करेंगे। लेकिन साथियों, आपको ये भी ध्यान रखना होगा, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि हमारे पास किसी भी मान के लिए बहुत सारे कोण उपलब्ध होते हैं। तो हमें ये निर्धारित करना होगा कि हम उनमें से किस कोण को लेकर चलें। उसे हम बोलेंगे मुख्य मान की सीमा। उसका निर्धारण हम करते हैं। तो हम सभी फंक्शंस को लेकर चलें। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स। पहले तो हम प्रांत, ये तो निर्धारित करना हमें आवश्यक है कि हम यहाँ x की वैल्यूज क्या पुट कर पाएंगे, और इसके बाद हम लिखेंगे मुख्य मान की सीमा। प्रांत सीधा सीधा हम जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक का परिसर था उसे यहाँ प्रांत बनाकर लिख सकते हैं। तो हमने साइन के परिसर में लिखा है -1 to 1, तो ये हमारा साइन इनवर्स x का प्रांत हुआ। इसका मतलब है कि अब हम इस x की जो वैल्यू पुट करेंगे वो -1 से 1 के बीच की ही होनी चाहिए। यदि आप +1 के बाहर जाते हैं या -1 के पीछे जाते हैं तो इस इनवर्स के लिए वो वैल्यू इनवैलिड हो जाएगी, वो अनिर्धार्य है। इसी प्रकार हम cos की बात करें तो -1 से 1, tan की बात करें r -1 to 1 एंड r -1 to 1। तो यहाँ हमने इनवर्स के प्रांत लिखने के लिए तो सीधे सीधे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो परिसर थे उन्हें यूज कर लिया। अब हम चलते हैं मुख्य मान के निर्धारण पर। तो मुख्य मान के लिए हम ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रांत थे हम डायरेक्टली उन्हें लिख दें। हम केवल इसका एक ऐसा क्राइटेरिया तय करना चाह रहे हैं जिसके अंदर हमें ये सभी मान प्राप्त हो जाएं। उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है, जैसा कि आप ट्रिग्नोमेट्री में सीखे हैं कि ये हमारी कार्टीजन प्लेन है। इस कार्टीजन प्लेन में ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं, 4 चतुर्थांश हैं, जिन्हें हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इस प्रकार से नाम देते हैं। तो हमने ASTC रूल पढ़ा है। ASTC मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, और हमें यहाँ निर्धारण जो करना है तो वो इसी बेस पर करना है कि हम केवल वो दायरा लेकर चलें जिसके अंदर हमें प्रत्येक नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज प्राप्त हो सकें। तो इसका मतलब जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही यूज करके चलेंगे।
अब हमें केवल ये सोचना है कि नेगेटिव वैल्यूज के लिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ सेकंड क्वाड्रेंट को ऐड करें या फिर पीछे चलकर फोर्थ क्वाड्रेंट को ऐड करें। ये हमारे मुख्य मान की सीमा का निर्धारण कहलाएगा। जैसे हम बात करें साइन के लिए, तो हम जानते हैं कि साइन फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। इसका मतलब यदि मैं 0 to 180 चलता हूं तो 0 to 180 चलने पर दो क्वाड्रेंट शामिल हो चुके, लेकिन हमें वैल्यूज जो मिली वो केवल पॉजिटिव मिली। -1 से लेकर 0 तक की वैल्यूज हमें अभी नहीं मिल पाई हैं। तो इसलिए हमें पॉजिटिव मानों के लिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लेना चाहिए, लेकिन अब सेकंड क्वाड्रेंट को शामिल नहीं करना चाहिए। हमें जाना चाहिए फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ, जिससे कि हम पॉजिटिव वैल्यूज फर्स्ट से ले लें और नेगेटिव वैल्यूज फोर्थ से ले लें। तो 0 से लेकर π/2 तो हमारा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 0 से लेकर -π/2 हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसलिए हम इसकी मुख्य मान की सीमा को लिखेंगे -π/2 से +π/2 तक। -π/2 से 0 तक पहला क्वाड्रेंट हुआ और 0 से लेकर π/2 तक फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। आपको कोशिश ये करनी है कि आप एक रेगुलर क्राइटेरिया तय करें। क्वाड्रेंट तो हमें 2 ही लेने होंगे, लेकिन वो हम रेगुलर तय करके चलें। इसी प्रकार हम चलते हैं कॉस के ऊपर। कॉस में हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यूज मिल जाएंगी, लेकिन अब हम यदि फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ जाते हैं तो कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। तो हमें नेगेटिव वैल्यूज के लिए चलना चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से पॉजिटिव वैल्यूज आ जाएं और सेकंड क्वाड्रेंट से नेगेटिव वैल्यूज आ जाएं। तो हम इसका क्राइटेरिया लेकर चलेंगे 0 to π। इसके अंदर हमें -1 से लेकर 1 तक के सभी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज प्राप्त हो जाएंगी। अब हम चलते हैं 10 पर। इनके लिए आप जो मैं मुख्य मान की सीमा का निर्धारण कर रहा हूं, इसके अंदर आप पिछली क्लास में जो आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ, उनका भी सहयोग ले सकते हैं। तो मैं 10 के ऊपर यदि चलूं तो अब आपको थोड़ा सा यहां ध्यान देना पड़ेगा कि हम यहां देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, लेकिन अब सेकंड और फोर्थ दोनों में 10 नेगेटिव है। तो अब हम नेगेटिव वैल्यूज के लिए सेकंड क्वाड्रेंट लेकर चलें या फोर्थ क्वाड्रेंट लेकर चलें, तो आप देखेंगे कि हमारे 10 का जो ग्राफ होता है वो किस तरीके से चलता है। 10 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट और -90 की भी इनफाइनाइट। तो हम देखते हैं कि 10 0 की वैल्यू 0 लेकर 30 पर 1/√3, 45 पर 1, 60 पर √3 एंड 90 पर इनफाइनाइट। इसका मतलब हम 0 to 90 इस तरीके से बढ़ते हुए चलते हैं और हम इनफाइनाइट की तरफ चले जाते हैं। इसी प्रकार यदि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में 0 to -90 चलें तो इन्हीं वैल्यूज के आगे हमें माइनस लगाना होगा। माइनस का 1/√3, माइनस का 1 एंड माइनस का √3 एंड माइनस इन्फिनिटी। तो आप यहां देखेंगे कि इस ग्राफ के अंदर 90 पर ये जो कर्व हमारा बना है ये ब्रेक होता है और -90 पर भी ब्रेक होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेगुलर है, लेकिन यदि हम सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ बढ़े होते तो हमारे पास 90 पर एक ब्रेक मिल रहा है, जबकि हम देखते हैं कि -90 से लेकर +90 तक ये रेगुलर चलता है। इसका मतलब हमें यदि -90 से +90 का हम क्राइटेरिया लेकर चलते हैं तो हमें -इनफाइनाइट भी प्राप्त होता है और +इनफाइनाइट भी प्राप्त होता है। तो हमें यहाँ पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में ना जाकर हमें चलना चाहिए चौथे और पहले में, और चौथे और पहले में हम चलेंगे तो हम इसे देंगे -π/2 से +π/2 का दायरा। यहाँ ओपन इंटरवल यूज किया है हमने, क्योंकि हम देखते हैं कि -π/2 पर भी इनफाइनाइट वैल्यू है और +π/2 पर भी इनफाइनाइट वैल्यू है, जिसे कि हम शामिल नहीं कर सकते हैं। जबकि हम इन दोनों के अंदर क्लोज इंटरवल लेकर चल रहे थे, क्योंकि हमारी वैल्यूज वैलिड थी, तो हम इसलिए उन्हें शामिल करते हुए चल रहे थे।
इसी प्रकार हम चलते हैं कॉट पर। तो कॉट में आप देखेंगे स्थिति तो दोबारा वही है जो 10 की है कि कॉट भी सेकंड और फोर्थ दोनों ही क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, लेकिन रेगुलरिटी के हिसाब से हम फोर्थ क्वाड्रेंट को साथ लेकर चलें या फिर सेकंड क्वाड्रेंट को साथ लेकर चलें। तो साथियों आप देखेंगे कि कॉट का जो ग्राफ बनता है उसके अंदर स्थिति किस प्रकार होती है, tan 0 की वैल्यू होती है प्लस इन्फिनिटी। तो tan 0 की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी है, तो प्लस इन्फिनिटी हमें पॉजिटिव y की तरफ लगाना होगा। तो ये मैंने x लिया, ये x डैश है, ये y एंड y डैश। तो 0 पर इन्फिनिटी लेते हुए हमें 90 पर 0 पहुंचना है। 10 के उल्टे क्रम में चलता है कॉट। तो 10 यदि 0 से 90 में बढ़ते हुए चल रहा था तो कॉट घटते हुए चलेगा। तो 0 की वैल्यू इनफाइनाइट है, तो हम इनफाइनाइट से घटते हुए 90 पर पहुंच जाएंगे 0 पर, और 90 के बाद 180 तक हम नेगेटिव वैल्यूज प्राप्त करेंगे और फिर से वो डाउन होती चली जाएंगी। तो 0 से लेकर 180 तक हमें इस प्रकार का कर्व कॉट का प्राप्त होता है। तो यहां भी हम देखेंगे कि यदि मैं फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पर विचार करता तो हमें 0 डिग्री के ऊपर एक ब्रेक मिल रहा है, तो हमें ब्रेक की तरफ नहीं जाना है, हम चलेंगे रेगुलरिटी की तरफ। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज रेगुलरली हमें 0 से लेकर पाई के बीच प्राप्त हो रही हैं। इसलिए हमें यहां कॉट के मुख्य मान का निर्धारण करना चाहिए 0 से लेकर पाई। यहां भी हमने ओपन इंटरवल यूज किया है क्योंकि हम देखते हैं कि कॉट में 0 पर वैल्यू इनफाइनाइट है और उसके बाद पाई पर भी वैल्यू इनफाइनाइट है। अब हम चलते हैं सेक की तरफ। यहां आप और थोड़ा विशेष ध्यान दें कि सेक में हम कर्व के अंदर जब देखते हैं, और निर्धारण तो हम यहीं से कर सकते हैं, लेकिन जो बात मैं अभी बोल रहा था उसके ऊपर हमें थोड़ा सा विरोधाभास यहां मिलेगा। बाकी स्पष्ट तो हम यहीं से कर सकते हैं कि सेक फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। तो सीधी सी बात है कि फर्स्ट और फोर्थ तो हमें लेना ही नहीं है, तो हमें जाना होगा सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ कि पॉजिटिव वैल्यूज तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल जाए और नेगेटिव वैल्यूज हमें सेकंड क्वाड्रेंट में मिल जाए। तो हम फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ चलेंगे। लेकिन जो बात मैं अभी रेगुलरिटी की कर रहा था उस चीज से हमें थोड़ा सा यहां हटना पड़ेगा, क्योंकि हम देखते हैं, मैं सेक और कोसेक में सेक का ग्राफ बना लेता हूं। सेक 0 की वैल्यू होती है 1, सेक 0 की वैल्यू बनती है 1। इस तरफ ले लेते हैं, सेक 0 की वैल्यू होती है 1। तो सेक 0 पर 1 लेते हुए हम देखते हैं कि 90 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। तो हम 0 से लेकर 90 तक ऐसे इन्फिनिटी की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे। एंड माइनस 90 की भी वैल्यू होती है इन्फिनिटी, तो हम इस तरफ भी बढ़ते हुए यूं चले जाएंगे। तो हमने देखा कि माइनस 90 से 90 में हमारे पास क्वाड्रेंट के हिसाब से केवल पॉजिटिव वैल्यूज आनी थी, तो ये पूरी की पूरी शेप केवल पॉजिटिव दायरे में बनी। और जैसे ही हम 90 से प्लस जाते, तो 90 से प्लस जाने पर 270 पर हमें फिर से इनफाइनाइट मिलेगा, 180 पर वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। तो ये शेप हमें इस प्रकार से नीचे की तरफ प्राप्त होगी। तो साथियों आप यहां देखेंगे कि हम यदि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को मिलाकर यहां लिखना चाहते हैं तो अब हमारे पास ये बाध्यता है, पिछली वाली बात का विरोधाभास है कि हमें ब्रेक तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि सेक और कोसेक में कर्व या तो केवल पॉजिटिव साइड में चलता है या केवल नेगेटिव साइड में चलता है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में नहीं चलता, तो हमें यहां बीच में ब्रेक होना ही पड़ेगा। इसलिए हम फोर्थ क्वाड्रेंट को शामिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें पॉजिटिव वैल्यू है। तो हम सेक के मुख्य मान के निर्धारण के लिए चलेंगे फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट पर। तो हम यहां लिखेंगे 0 से पाई, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट हो गए। लेकिन हमने यहां देखा
कि पाई बाई 2 के ऊपर हमें सेक में वैल्यू इन्फिनिटी प्राप्त हो रही थी, इनफाइनाइट वैल्यू को हम यहाँ ले नहीं सकते, इसलिए हमें उस पाई बाई 2 को यहाँ से बाहर करना होगा। तो हमने पाई बाई 2 को बाहर कर दिया। इसी प्रकार हम जाएंगे कोसेक पर। तो कोसेक में हम देखेंगे कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोसेक होता है पॉजिटिव, तो नेगेटिव वैल्यू के लिए हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम जाएंगे तो हम माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक का दायरा लेंगे, लेकिन उसके अंदर कोसेक में जीरो की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो हम उस जीरो को बाहर कर देंगे। तो जीरो को बाहर करते हुए मैं यहां लिख सकता हूं कि माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 माइनस जीरो। मंझले ब्रैकेट में मिड ब्रैकेट के अंदर हमने केवल एक एंगल को लिखा है, क्योंकि एक सेट है, ये इंटरवल है, इस इंटरवल में से हमने केवल एक एंगल को बाहर किया, बाकी सभी को शामिल किया है। ये हमारे मुख्य मान का इनवर्स फंक्शन के लिए हमने निर्धारण किया है। हम केवल और केवल इस पूरी एक्सरसाइज में कि इस क्राइटेरिया के अंदर ही बात करेंगे, हम इसके बाहर नहीं जाएंगे। इसे बहुत अच्छे से समझकर रखना हमारे लिए आवश्यक है। हम आगे आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू ये बता भी देंगे कि हम इनके बाहर जाकर किस प्रकार से नहीं सोच सकते हैं। केवल और केवल इसी दायरे के अंदर हमें प्रत्येक प्रश्न का उत्तर ढूंढना होगा। जैसे हम इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स लेकर चलते हैं। मैंने लिया साइन इनवर्स 1/√2। तो साथियों, आपको किस प्रकार से सोचना है कि साइन में माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच किस एंगल की वैल्यू 1/√2 होगी। अब केवल एक ही एंगल ऐसा होगा जिसकी वैल्यू इस दिए गए क्राइटेरिया में हमें मिलेगी। अब दूसरा एंगल नहीं मिल सकता। जिस प्रकार की चर्चा हम पहले कर रहे थे कि हमारे पास बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, हमने उस चीज को अब इस दायरे में बांध दिया है। तो हम यहां देखेंगे कि यदि ये पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मिलेगी। तो 0 से लेकर पाई बाई 2 के बीच किस एंगल की वैल्यू 1/√2 होती है, तो हम इसे डायरेक्टली लिख देंगे पाई बाई 4 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। ये इसका आंसर होगा। हम इसे थोड़ा सा कभी डायरेक्टली आपसे यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए तो हम इसे 2-3 लाइन में भी सॉल्व करके बता सकते हैं। साइन इनवर्स 1/√2 आपको मिला, इसे मैंने y के इक्वल माना। यहाँ से हम इसे इस तरफ लेकर जाएं तो हम लिख सकते हैं कि 1/√2 इक्वल्स टू साइन वाई। अब हम इसमें कंपैरिजन के ऊपर जाएंगे कि हमारे दिए गए क्राइटेरिया में 1/√2 पाई बाई 4 की वैल्यू है, तो इसका मतलब मैं इस 1/√2 को साइन पाई बाई 4 लिख सकता हूँ। तो साइन पाई बाई 4 इक्वल्स टू साइन वाई। अब मैं यदि दोनों पक्षों की तुलना करता हूं, कंपैरिजन करता हूं, तो हम यहां देखेंगे कि y इक्वल्स टू हमें मिलेगा पाई बाई 4। आपको ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है कहीं साइन से साइन को काट दें, बड़ी प्रसन्नता महसूस होती है। तो y इक्वल्स टू पाई बाई 4 जो कि हमारे दिए गए क्राइटेरिया के अंदर होगा। इस प्रकार से भी हम इसे लिख सकते हैं। बाकी हमें क्वेश्चंस में जब यूज होगा तो हम डायरेक्टली इस प्रकार से यूज करके चलेंगे। आपसे केवल प्रश्न पूछा जाता है तो आप इस प्रकार की बात करेंगे। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और मैं लेता हूं कि हमसे पूछा गया कॉस इनवर्स ऑफ माइनस का 1/2। माइनस का 1/2 यदि आपसे पूछा गया है तो हम सबसे पहले ये सोचेंगे कि कॉस के मुख्य मान की सीमा क्या है, 0 से लेकर पाई। तो हम 0 से लेकर पाई के बीच ये सोचेंगे कि माइनस का 1/2 किस एंगल की वैल्यू होगी। तो ये हम जानते हैं कि 0 से पाई बाई 2 तक तो हो नहीं सकती, क्योंकि वहां केवल पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। तो 90 से 180 के बीच किस एंगल की वैल्यू माइनस का 1/2 होगी, हमें यह सोचना होगा। इसके लिए आप इस प्रकार से भी यूज कर सकते हैं कि पहले हम विचार करें कि 0 से 90 तक 1/2 किस एंगल की वैल्यू है। तो हम देखेंगे 60 डिग्री की। तो हमको यदि सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो अब हम 180 - 60 कर देंगे,
मतलब 120, जिसे हम लिख सकते हैं 2π/3, जो कि 0 से लेकर पाई के बीच ही होगा। इन्हें हम याद यदि रखना चाहें तो याद रखने का भी बड़ा आसान तरीका है कि साइन, टेन और कोसेक, इन तीन के मुख्य मान की सीमा -90 टू +90, एंड कॉस, कॉट और सेक, इनके मुख्य मान की सीमा 0 से पाई। और जिस तरीके से हमने यहाँ इस नेगेटिव वैल्यू को यहाँ थोड़ा सा सोच करके सेकंड क्वाड्रेंट में जाकर के तय किया है, हम इन्हें बड़ी आसानी से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए मैं कि नेगेटिव वैल्यूज और पॉजिटिव वैल्यूज को आसानी से प्राप्त करने के लिए हम किस प्रकार की चीज़ों का उपयोग करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके कुछ फॉर्मूलेज बनाकर आपको सिखा देंगे। तब तक आप इन चीज़ों का अभ्यास करते रहें और नियमित रूप से पढ़ते रहें। थैंक यू।